भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी। करेंगे लोग गौर कभी, लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो क्लास को अंत तक करना है। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा था, 2 क्वेश्चंस पूछे थे, तो उस क्वेश्चंस का आंसर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज़। यानी मैं जब भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूं तो आप लोग इसी तरह से कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि किस स्टूडेंट की तैयारी कितनी है। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चलिए क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है 22 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 21 जून, चौथा ऑप्शन है 22 मार्च। तो सभी स्टूडेंट आंसर कीजिएगा। यानी पूछा गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, बताइएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है, सभी स्टूडेंट बताएंगे जी। 22 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 जून या 22 मार्च, बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी 21 जून किया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो 21 जून होता है। यदि आपसे क्वेश्चन उत्तरी गोलार्ध ना देकर दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछता, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में पूछता, तब क्या आंसर देते जी आप लोग, बताइएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। यहाँ पर तो उत्तरी गोलार्ध के बारे में पूछा था ना, लेकिन अब क्वेश्चन में उत्तरी गोलार्ध के बारे में ना पूछकर आपसे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछता, तब आप लोग का आंसर क्या होता, बताइए। चलिए ऑप्शंस यही सब रहेंगे, यही चारों ऑप्शंस है। अब बताइए, बताइएगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। तो याद रखना दक्षिणी गोलार्ध के बारे में पूछे। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर 22 दिसंबर किया है वो सही है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है गाइज वो 22 दिसंबर होता है, ठीक है। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आप लोगों से, बताइएगा। एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है ना कि भारत किस गोलार्ध में है, बताइए। इंडिया जो है किस हेमिस्फीयर में है, बताइएगा। भारत किस गोलार्ध में है, गोलार्ध, भारत किस गोलार्ध में है, बताइएगा। चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए ऑप्शन देता हूँ, पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और दूसरा मैं ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग को, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो बताइएगा, बताइएगा। 2 ऑप्शंस मैं आप लोग को दे चुका हूँ। यानी मैं पूछा हूँ भारत जो है किस गोलार्ध में है। पहला ऑप्शन मैं दिया पूर्वी और पश्चिमी, दूसरा मैं दिया उत्तरी और पूर्वी। तो बताइएगा। वेरी गुड, यानी किस गोलार्ध में है जी, तो उत्तरी और पूर्वी, है ना। भारत किस गोलार्ध में स्थित है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछ लिए जाते हैं आपके परीक्षा में, यानी बोल देगा किसी खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछ देगा ये किस खेल से संबंधित है। तो बताइएगा। पहला ऑप्शन है शतरंज, दूसरा ऑप्शन है टेनिस, तीसरा ऑप्शन है तैराकी, चौथा ऑप्शन है स्नूकर। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर कीजिए। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है जी। बहुत ही वीवीआई ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना। यानी आपसे खिलाड़ी का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस खेल से संबंधित है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी दिया है स्नूकर वो सही है। तो ध्यान ध्यान दीजिएगा, पंकज आडवाणी है, इनका संबंध जो है स्नूकर से है, ठीक है। अच्छा अब मैं 2-4 पूछता हूँ क्वेश्चन आप लोगों से, बताइएगा। चलिए बताइए, पीवी सिंधु जी हैं, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, बता सकते हैं आप लोग। पीवी सिंधु, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। चलिए ऑप्शंस मैं दे देता हूं आप लोग को, बताइएगा। पहला ऑप्शन मैं दे दिया बैडमिंटन,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं दे देता हूँ आपको, कुश्ती। चलिए बताइए, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है जी? वेरी गुड, यानी किस खेल से है जी? तो बैडमिंटन से है ना, बैडमिंटन से है। अब देखिए कुश्ती से किनका संबंध है, तो आप लोग याद रखना, गीता फोगाट है ना, गीता फोगाट। ये नाम भी बहुत चर्चा में था, आप लोग जानते भी हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ ले जाते हैं। चलिए एक दो और बताइए। तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है जी? तो इनका भी जो संबंध है ना कुश्ती से ही है, ठीक है। आप लोग को ध्यान रखना है, बजरंग पुनिया का संबंध भी है कुश्ती खेल से है। अब देखिए एक और पूछ लेता है अभिनव बिंद्रा के बारे में, ये आप लोग को बताना है, जल्दी से बताइए। अभिनव बिंद्रा का संबंध जो है किस खेल से है, बता दीजिए। चलिए दो बताना है, एक मैरी कॉम भी बता दीजिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा और मैरी कॉम का संबंध जो है किस खेल से है? वेरी गुड, यानी अभिनव बिंद्रा का किस खेल से है जी? तो निशानेबाजी है ना, निशानेबाजी से है। और याद रखना ये बहुत ही वीवीआई है, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से पूछ लिया जाता है, तो याद रखना निशानेबाजी से है। इसी तरह मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, बताइए। मैरी कॉम का संबंध जो है किस खेल से है, तो इनका याद रखना है मुक्केबाजी है ना, मुक्केबाजी। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा है? चलिए ऑप्शंस में दिया है भारत और पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका और कनाडा, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्रत्येक स्टूडेंट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। 38वीं समानांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा है आपको बताना है। और इस रेखा का क्या नाम है? 38वीं समानांतर रेखा है ना। चलिए बताना है, बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया किया है सही है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया है ना, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? तो 38वीं समानांतर रेखा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चंस घुमा कर भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अच्छा बताइए, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जानते हैं? ये तो मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, किस नाम से जानते हैं जी? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं ना, रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जानते हैं। अच्छा कभी कभी पूछ लेता है भारत और चीन के बारे में है ना, तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आपको पता है, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं है ना। चलिए अब एक लास्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइएगा। लास्ट पूछ लिया जाता है एक और कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? सभी स्टूडेंट बताएंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं जी? तो वेरी गुड, किस नाम से जानते हैं बताइए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं जी? तो डुरंड रेखा, ठीक है, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया ना। अब एक पूछ लेता है डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं फिर से होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोग को, तो सभी स्टूडेंट को बताना है डुरंड कप जो है पूछ लिया जाता है, डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, ठीक है। डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित है, आप सभी विद्यार्थियों को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में क्लास ओवर हो जाने के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा। तो गाइज अभी किसी भी स्टूडेंट को जाना नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो है जनरल साइंस से देखेंगे, यानी साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे। तो आप सभी को क्लास जो है लास्ट तक करना है, जो क्लास लास्ट तक करेगा उसी को एग्ज़ाम में अच्छा फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप लोग क्लास अच्छे तरीके से कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा जो है 100% मिलेगा मेरी वीडियोस से, मेरी क्लासेस से, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, हीराकुंड
नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है जी? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो ये क्वेश्चंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा किया है वो सही है। तो एक तो ये पूछ लेता है कि हीराकुंड बांध जो है, यानी नदी घाट बोल लो या बांध कह लो, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तो उड़ीसा में है। अब ये पूछ लेता है क्वेश्चन और कि हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, यानी हीराकुंड बांध किस नदी पर है? चलिए बताना है आप सभी को, बताइएगा। ऑप्शंस में दे देता हूँ महानदी, ठीक है, एक ऑप्शंस में दे दिया आपको महानदी, और एक ऑप्शंस में दे देता हूँ नर्मदा नदी। बताइएगा, क्वेश्चंस में पूछा हूँ आपसे, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर बना है, किस नदी पर बनाया गया है जी? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? बताइएगा, महानदी पे है या फिर नर्मदा नदी पे है? वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर महानदी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। अब देखिए, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर बनाया गया सरदार सरोवर बांध, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपसे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है जी? तो ये बनाया गया है किस पे? तो नर्मदा नदी पे, है ना। ये किस पे बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और याद रखना, ये जो है ना, ये बांध जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जी? तो कौन सा है बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, आप सभी को बताना है। बताइए, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा बांध है? तो टिहरी बांध है, यानी टिहरी डैम है। बांध को क्या बोलते हैं? डैम बोलते हैं। तो भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो टिहरी बांध है। अब ये कहाँ है जी? तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो ये भी आपको बताना है। बताइएगा, टिहरी डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया है जी? बताइए, टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो याद रखना, ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है, वेरी गुड, यानी भागीरथी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ठीक है, चलिए, पहला ऑप्शन है डोडो बेटा, दूसरा ऑप्शन है अनाईमुडी, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी, चौथा ऑप्शन है कंचनजंगा। बताइएगा, दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है डोडो बेटा, दूसरा ऑप्शन है अनाईमुडी, तीसरा ऑप्शन है नीलगिरी, चौथा ऑप्शन है कंचनजंगा। बताइएगा, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी यानी अनाईमुडी दिया है वो सही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? अनाईमुडी है। ये कहाँ है? तो ये केरल के इडुक्की जिले में है, ठीक है। अब इडुक्की, कभी कभी ये पूछ लेता है कि इडुक्की परियोजना कहाँ है, ठीक है। तो आप लोग को पता ही चल गया होगा, इडुक्की परियोजना जो है वो कहाँ है? तो केरल में है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। चलिए अब बताइए मुझे, अब ये तो था दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछा था। अगर आपसे पूछता कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है जी? बताइएगा, वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर K2 किया है वो सही है। देखिए, K2 ना कह के आप गॉडविन ऑनस्टीन भी आंसर दे सकते हो, ये भी ऑप्शंस में मिल सकता है आपको, ठीक है। यानी या तो K2 दे देगा या तो फिर गॉडविन ऑनस्टीन, है ना, ये दोनों सही है, एक ही नाम है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? K2 कह लो या फिर गॉडविन ऑनस्टीन कह लो। अब बताइए, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना, इसकी ऊंचाई जो है वो है 8611, यानी 8611 मीटर है, ठीक है। अब देखिए, ये तो विश्व का ना दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। कौन सा है? K2 गॉडविन ऑनस्टीन है। देखिए, विश्व की
अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन अब आपसे ये पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो वो तो बच्चा बच्चा जानता है ना, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन आपसे ये ना पूछकर ये पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना है। यानी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो 8848 यानी 8848 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसको याद कर लेना है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज। अब हम लोग यहाँ से साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर है, बताना है आपको। ऑप्शन पारा दिया हुआ है, लोहा दिया हुआ है, आबनूस दिया हुआ है और जर्मेनियम दिया हुआ है। चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कौन एक अर्धचालक है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अर्धचालक वह पदार्थ होते हैं जिनके विद्युत प्रभाव करने की क्षमता चालक पदार्थों से कम होती है। अब चालक पदार्थ जैसे कौन हो गया, तो तांबा हो गया, यानी इन सबसे कम रहेगी। ठीक है, लेकिन जो कुचालक पदार्थ होते हैं ना, जैसे शीशा हो गया, लकड़ी हो गया, इन सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, जैसे कौन कौन हो गया, इसका एग्जाम्पल ले लो, जर्मेनियम हो गया आपका, है ना। तो जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, टीन हो गया, ये सब क्या है मेरे, ये सब सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है, यानी अर्धचालक हैं। ठीक है ना, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा। और आप सभी लोग जानते हो कि सेमीकंडक्टर के प्रयोग से ही आज कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए हैं, है ना। और हमारे घर में भी कई ऐसे उपकरण हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमको मालूम नहीं है। जैसे आपका एलईडी टीवी हो गया, है ना, एलईडी बल्ब हो गया, इन सब में आपका सेमीकंडक्टर प्रयोग किया गया है ना। तो आप लोग को याद रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, या बता ही देता हूँ। देखिए, सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन जैसे सिलिकॉन है, ये पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। इस चीज़ को भी याद कर लेना। ठीक है, और ये सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर भी है। ठीक है, ये भी याद कर लेना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एन 80 kg मैन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, what will be the pressure exerted on the floor by the man's feet if the area covered by the man's feet on the floor is 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक 80 kg का आदमी फर्श पर खड़ा है, आदमी के पैरों द्वारा फर्श पर आरोपित दाब क्या होगा यदि आदमी के पैरों द्वारा फर्श पर घेरा गया क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। यानी आपको निकालना क्या है, आपको दाब निकालना है, प्रेशर निकालना है कि जो आरोपित दाब है वो क्या होगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होगा आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर 80 kg दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये आदमी का द्रव्यमान है ना, यानी आदमी का मास है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मास जो है हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 80 kg दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर निकालना क्या है आपको, तो आरोपित दाब क्या होगा, यानी प्रेशर निकालना है आपको, दाब निकालना है। तो दाब बराबर क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग, दाब बराबर क्या होता है, यानी प्रेशर बराबर क्या होता है, तो ये होता है भार बटा क्षेत्रफल, होता है ना। दाब बराबर क्या होता है, भार बटा क्षेत्रफल। तो अब भार निकालना होगा, आदमी का भार आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ये मास है, द्रव्यमान है, भार नहीं है। तो देखिए आदमी का भार कब निकलेगा, तो याद रखना आदमी का भार बराबर होता है m गुने g होता है। ठीक है, यानी m क्या है, मेरा द्रव्यमान है, g मेरा क्या है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर जो मास है वो कितना दे रखा है, 80 kg दे रखा है ना। और मेरा जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन हम हर क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये 800 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो 800 न्यूटन जो है आदमी का भार आ गया। तो हमको निकालना क्या था, तो हमको देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, आरोपित दाब क्या होगा यही निकालना है। तो हम लोग को तो भार पता चल गया कि 800 न्यूटन है ना। अब हमको क्षेत्रफल पता करना है। तो देखिए क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी,
तो क्षेत्रफल जो है आपको दिया हुआ है कितना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए, अब तो ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आंसर में बोला है कि भैया हमको मीटर स्क्वायर में चाहिए और ई दे दिया है ससुरा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे भैया, तो हम लोग 100 से भाग दे देंगे, फिर एक बार 100 से भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है। खाली मीटर में बोलता तो एक बार 100 से भाग देते, है ना, लेकिन यहाँ पर मीटर स्क्वायर स्क्वायर में है ना, तो भाई मीटर स्क्वायर में है तो पहले तो मीटर, 1 मीटर के लिए 100 लिखेंगे, 100 से भाग देंगे। फिर दूसरा मीटर है उसके लिए भी हम लोग 100 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग भाग दे दिए 100 गुने 100 से। समझ में आ गया ना। देखिए, नहीं समझ में आया तो इस तरह से समझिएगा। देखिए, पहले आप लोग क्या करते थे, सेंटीमीटर को आप लोग को कहा जाता था कि बाबू मीटर में बदलना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो आप लोग क्या करते थे, 100 से भाग दे देते, है ना, 100 से भाग दे देते थे। लेकिन यहाँ पर अब बोला गया सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या कीजिएगा, अब तो 2 बार ना भाई 100 गुने 100 लिखना पड़ेगा, तभी जाकर ना ये मीटर में चेंज होगा। आ रहा है ना समझ में। तो इसी तरह आपको वहाँ भी करना है, इस क्वेश्चंस में भी करना है। तो देखिए, हम लोगों ने भार जो है आदमी का वो निकाला हुआ था, कितना 800 न्यूटन निकाल लिया था। अब क्षेत्रफल जो हम निकाल ही रहे थे तो आपके मन में कन्फ्यूज़न आ गया था। तो देखिए, क्षेत्रफल जो है कितना दे रखा था, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा था, है ना। लेकिन अब आपको मीटर स्क्वायर में बदलना है, जैसा कि मैंने कहा था। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप लोग 2 बार भाग दीजिएगा 100 से, है ना, यानी एक बार 100 गुने 100 कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको कीजिएगा, इतने को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.016 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर भी 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हम लोगों ने पॉइंट दे दिया। इतने को तो सॉल्व कर ही लोगे ना आप लोग, तो इतने को सॉल्व करोगे तो 0.16 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, दाब बराबर क्या होता है। तो आप लोग को मैंने बताया था दाब बराबर भार बटा क्षेत्रफल होता था ना। तो अब देखिए, भार जो है हम लोगों ने कितना निकाला है, तो 800 न्यूटन निकाला है। इसी तरह क्षेत्रफल हम लोगों ने कितना निकाला है अभी, तो 0.016 मीटर स्क्वायर निकाला था ना। बस इतने को सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो बट्टा में इतना 0 लगाना पड़ेगा हम लोग को, यानी जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतना जो है हमको 0 लगाना पड़ेगा। तो देखिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट था, तो हम लोग ने इसको पॉइंट काटा, तो भैया अब 3 0 देंगे, तो ये अब 3 0 जो है ऊपर चला जाएगा। आ रहा है ना समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, गुने 1000 कर देंगे हम लोग। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए 16 25 80 इसी तरह हो गया। अब ये कितना हुआ, 50 गुने 1000, है ना, 50 गुने 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया ना। तो देखिए 50 गुने 1000 कीजिए तो कितना आ गया, 50 गुने 1000 कीजिएगा तो 50,000 आ गया, है ना। 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में भी दिया हुआ है, यानी 50,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जिनको दिक्कत है समझने में वो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स अगर पूछा भी जाता है तो इसी लेवल का पूछा जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का न्यूमेरिकल था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो जो डेटा गिवन है, जो जो दिया हुआ है आपको उसको लिख लेना है। फिर एट लास्ट आपको क्या करना है कि क्या चीज़ पूछा गया है, ठीक है, वो आपको मतलब देखना है और उसका फॉर्मूला आना आपको चाहिए, तभी जाकर आपसे बनेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला जब तक नहीं आएगा तब तक आपसे बनेगा ही नहीं। जैसे अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था, प्रेशर पूछा था, यानी आरोपित दाब क्या होगा, तो आपको दाब का फॉर्मूला आता तो आप इजिली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। A 6 meter long wire with a current of 20 amperes running perpendicular to the wire, what will be the value of the force exerted on the wire if the value of the magnetic field is 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। यानी एक 6 मीटर लंबा तार जिसमें 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जो तार के साथ लंबवत कार्य करती है, तो तार पर लगने वाले बल का मान क्या होगा यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है 0.05 वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया हो तो, है ना। यानी
आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है इतना 0.5 वेबर बाई मीटर स्क्वायर, है ना। और आपको पूछा क्या गया है, तो बल पूछा गया है ना, यानी तार पर लगने वाला बल का मान कितना होगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहे, यदि आपसे पूछे तार पर लगने वाला फोर्स जो है वो निकालने के लिए कहेगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो F बराबर BI/L साइन थीटा। बस इतना याद रखना, क्वेश्चन जो है बन जाएगा। अब देखिए F क्या है, तो F आपको पता ही है, तार पर लगने वाला फोर्स है ना। B क्या है मेरा, तो V वेबर है ना, जो कि दिया हुआ है, कितना दे रखा है जी, तो वेबर हम लोग को दे रखा है 0.05, है ना, वेबर दे रखा है। अब देखिए I मेरा क्या है, तो I से मेरा करंट है, समझ में आ रहा है ना, I मेरा करंट है, तो करंट कितना दे रखा है, तो 20 एम्पियर दे रखा है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं I बराबर जो है हमको 20 एम्पियर दे रखा है। अब देखिए L क्या है, तो L मेरा लेंथ है, यानी वायर का जो लेंथ है वो भी दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग L भी लिख लेते हैं, कितना दे रखा है जी, 6 मीटर दे रखा है। बस अब देखिए साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रखिएगा, तो देखिए क्वेश्चन में साफ बोला गया है तार के साथ लंबवत कार्य करती है, यानी एज ए परपेंडिकुलर वर्क करती है, तो थीटा तो 90 होगा ना, 90 डिग्री होगा ना जी, समझ में आ गया। परपेंडिकुलर का बात जब कर दिया कि तार के साथ लंबवत कार्य करती है ना, परपेंडिकुलर एज ए परपेंडिकुलर वर्क करती है, तो थीटा 90 डिग्री होगा। बस अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो देखिए F बराबर मैंने क्या बताया था आपको, तो F बराबर BI/L साइन थीटा, है ना। और मैंने आपको बताया भी था कि B यानी वेबर जो है हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 0.05 दिया हुआ है। इसी तरह फिर I जो है मेरा करंट है वो कितना दे रखा है, तो 20 एम्पियर दे रखा है। L जो कि मेरा तार का लंबाई है, वायर ऑफ लेंथ है, यानी वो कितना है, तो 6 मीटर है, तो 6 कर देंगे, है ना। और फिर गुना कर देंगे। अब साइन थीटा बोला गया, यानी मैं बताया था थीटा की जगह आपको 90 डिग्री रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये तार के साथ परपेंडिकुलर की तरह कार्य करती है, यानी तार के साथ लंबवत कार्य करती है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। बस अब इतने को गुना कर लीजिए। तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए पहले 20 में 6 से गुना कीजिए तो 120 आ गया, है ना। उसी तरह अब हम लोग फिर गुना कर देंगे 0.05, ठीक है। पॉइंट को हटा लेंगे तो भाई बट्टा में 100 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट जो है जीरो हमको मतलब लिखना होगा। तो अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 12 25 60, फिर 1 0 ये भी कट जाएगा, यानी 60/10 आ रहा था ना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 6 न्यूटन नहीं आ गया, यानी तो तार पर लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो 6 न्यूटन होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनको भी दिक्कत है वो फिर से एक बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, यानी ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है जी, आवृत्ति पर, आयाम पर, वेग पर, या तरंग दैर्ध्य पर। देखिए आवृत्ति को क्या कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आप लोग को मालूम भी होगा, है ना, क्या कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसी तरह आयाम को क्या कहते हैं, तो डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। और वेग को क्या कहते हैं, तो वेलोसिटी कहते हैं जी। और तरंग दैर्ध्य को क्या कहते हैं, तो वेव लेंथ कहते हैं। अब बताइए आप लोग, अब आप सभी लोग आंसर कीजिए कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है आयाम पर यानी डायमेंशन पर, वो सही है। तो याद रखिएगा ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा था, तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ध्वनि का क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आपके परीक्षा में कि ध्वनि का वेग जो है, ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैसों में किस प्रकार बदलता है। ध्वनि का वेग ठोस, द्रव और गैसों में किस प्रकार चेंजेस होता है, यानी किस प्रकार बदलता है। था ना ऐसा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग जो होता है ना वो ठोस में होता है, ठीक है। और ठोस से कम किस में होता है जी, तो ठोस से कम द्रव में होता है ना। और फिर द्रव से भी कम किस में होता है, तो ये गैस में होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझे, यहाँ से आप लोग समझे कि जो ठोस है ध्वनि का वेग जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे थोड़ा सा कम द्रव में होता है, फिर सबसे कम जो है गैस में होता है। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था और आंसर भी यही होता आपका, ठीक है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है,
ठीक है। देखिए किस एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता, तो किस में नहीं होता है जी, तो निर्वात में, यानी वैक्यूम में ध्वनि का संचरण नहीं होता। आ गया ना समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। चलिए बताइए, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है जी। चलिए ऑप्शन देता हूँ, 332 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 338 मीटर पर सेकंड। बताइए तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो याद रखना, वेरी गुड, कितना होता है, तो 332 मीटर पर सेकंड होता है। आ रहा है ना समझ में। तो ये क्वेश्चन जो है ध्वनि से रिलेटेड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइंस और मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।